नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर करने जा रहे हैं। आज हम लोग 8 चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 9th का, और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है जो 4.0 में या 5.0 में TRE एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उन सभी के लिए बहुत रामबाण है, क्योंकि आज 9th क्लास चल रहा है। इससे पहले मैंने 6 कंप्लीट करा दिया, 7 कंप्लीट करा दिया, 8 कंप्लीट करा दिया, 9th में भी सोचिए 8 चैप्टर तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो कहना बस इतना ही चाह रहे हैं कि ये सीरीज पूरा फॉलो करिए, बहुत ही काम का है। अगर आप 11th 12th का भी देना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो वहाँ भी बेस आपका स्ट्रांग होगा, कहाँ से, नीचे से ही हो। तो इसीलिए इन सीरीज को आप भी देख सकते हैं। वैसे 1 क्लास से 10th क्लास तक का आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज 11th 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस नहीं मजबूत रहेगा तो फिर 11th 12th कैसे होगा। तो चलिए आज के सेशन का शुरू करते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुज, 4 भुजा के चीज़ का हम लोग बात करेंगे। एक चतुर्भुज की भुजाएं कोण और विकर्ण विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, भुज, आयत, बहुत तरह के। देखिए, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल्स। समलंब चतुर्भुज हो गया, उसे समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। एक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा चतुर्भुज बना हुआ है तो इसमें 4 कोण होता है, चारों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। अगर कोना से कोना मिला दीजिएगा तो इधर में 3 बना एंगल और इधर भी 3 बना, तो इधर वाले 3 का 180 होगा, इधर वाला का 180 होगा। दोनों का पूरा जोड़ दीजिएगा जब एंगल, तो 360 होगा। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त करना। मान लेते ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मैंने विकर्ण बनाया। तो ये जो विकर्ण होता है इन दोनों को एकदम बराबर त्रिभुज में बांटता है, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है समांतर चतुर्भुज में। फिर कर रहा है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये इसके डंडा के बराबर होगा, ये डंडा इसके बराबर होगा। डंडा बोल रहा हूँ मतलब इस साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होगा। तो ये पॉइंट समझ गया, ये भी समझ गए। अगला है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी एक और विकर्ण में ऐसे अगर खींच दूँ इस कोना से इस कोना को, तो ये जो कटा यहाँ पे, तो ये बराबर होगा इसके, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। ये 3 बातें समांतर चतुर्भुज के लिए है। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखिए, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कब होगा, तो यही सब कंडीशन, उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, मतलब ये बराबर होगा तब, उसकी सम्मुख भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो तब। ये 2 कंडीशन लगना चाहिए। और भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सारे कंडीशन लगना ही चाहिए, बट लगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, अभी यही तो नियम हुआ। अभी तो बताया ही कि इसके जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इसके बराबर हो जाता है और इधर वाला के बराबर हो जाता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। सम्मुख भुजाओं के एक युग्म बराबर हो, मतलब इधर वाला बराबर हो और कह रहा है समांतर हो। ये दोनों बराबर हो या समांतर हो, या इधर वाला बराबर हो और समांतर हो, ये कंडीशन कर रहा है। आगे कहता है एक आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं और उनका विलोम भी। जैसे सपोज कीजिए कि एक आयत है, आयत में पूरी ऐसे सीधा होता है, चारों को 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसका जो कह रहा है विकर्ण होता है ना, एक आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये इसके बराबर होता है, तो इधर वाला बराबर होता है। परस्पर समद्विभाजित करते हैं मतलब ये सब चारों आपस में बराबर होगा, सो कहना चाह रहा है। और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सही है। मतलब यदि कोई भी चतुर्भुज है और विकर्ण यदि एक दूसरे को काट रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो रहा है, मतलब चारों आपस में बराबर हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आयत होगा। नेक्स्ट है कि एक सम चतुर्भुज के, यहाँ समांतर चतुर्भुज नहीं लिखा है, सम चतुर्भुज लिखा है। तो सम चतुर्भुज अलग होता है, मैं अभी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसका विलोम भी होता है। अगर चारों डंडा ये बराबर हो जाए, इस पिक्चर में अगर चारों डंडा बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सम चतुर्भुज। और इसका जो विकर्ण होता है ना, ये जो कटता है ये 90 डिग्री पर कटता है, 90 डिग्री, ये चारों तरफ 90 90 बनता है, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री हो जाता है।
एक वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित है और बराबर होते हैं इसका विलोम भी। ये आयत था, आयत के अगर चारों डंडा बराबर कर दिया जाए, मैं इसको हल्का सा इस तरफ से छोटा कर दूं, मतलब इस तरफ से थोड़ा छोटा, इतना बड़ा कर दूं मैं, तो ये डंडा ये डंडा ये डंडा डंडा चारों बराबर हो जाएगा, तो विकर्ण जो होगा वो 90 डिग्री पे कटेगा। उस समय आयत में नहीं कटते, लेकिन कब कटते हैं, जब वो वर्ग हो जाता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, आयत का मतलब रेक्टेंगल होता है, तब वर्ग में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा होता है। क्या कहा है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा भी होता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इस पर बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका बीच में लीजिए और इसका बीच में लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल भी होगा, गौर से सुनिएगा, पैरेलल भी होगा और एक और कंडीशन है कि इसका आधा होगा। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा। बिना कोई नियम से आप डायरेक्ट याद रखिए इसका आधा होता है, ये ऑलरेडी थ्योरम है, प्रूफ्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या कह रहा है भाई, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए एक त्रिभुज है और ये बीच वाला मैं खींच रहा हूँ, इसके बीच से मैं ये खींच रहा हूँ और ये पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल जाएगा, इस भुजा के पैरेलल जाएगा, तो ये डंडा को ये बीच से काटेगा, ये इसके बराबर होगा। ये कंडीशन कह रहा है। एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज की, गौर से सुनिएगा, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, चतुर्भुज है, मान लेते यही चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु ये है, चतुर्भुज के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब कोई भी चतुर्भुज है, देखिए बना लिया, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य, अब इसको ऐसे मिलाइए, ये अंदर में जो बना ना, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए चतुर्भुज कुछ भी हो, उसे मतलब ही नहीं है, चतुर्भुज का कोई डंडा बड़ा कोई डंडा छोटा कुछ भी हो सकता है। एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बनेगा, इसके अंदर जो बनाए। इतनी पॉइंट है। अब इससे आधारित क्वेश्चन सब है, आइए अब क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कितना हम लोग सक्षम हो पाते क्वेश्चन करने में। करा, एक आयत का एक विकर्ण उसकी भुजा के 25 डिग्री पर नत है, उसके विकर्ण के बीच का न्यून कोण है। समझिए जरा, सॉरी कैमरा स्टॉप हो गया था। मैं ये कह रहा था कि एक आयत का विकर्ण उसकी एक भुजा के 25 डिग्री पर नत है। मतलब एक आयत मैंने बनाया, आयत क्या होता है, ऐसा ही होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये 90-90 होता है चारों कोण। इसका मैंने विकर्ण बनाया, कह रहा है कि एक भुजा के साथ 25 डिग्री बनाता है, उसके विकर्णों के बीच का न्यून कोण होगा। तो इसको मैं अगर ऐसे करके यहाँ से मिलाता हूँ, 2 विकर्ण हो गया। आपसे पूछ रहा है एक तो ये हुआ और एक ए एंगल हुआ, बात को समझिएगा। तो पहले तो ये 90 होता है, इधर 25 होगा, तो इधर कितना कहिएगा, 65, इधर वाला 65 होगा। अब बात को समझते चलिएगा, इधर 65 इधर 25, तभी तो देखिए जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 2 8 1 9, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो हाँ सर ठीक है, तो सेम यहाँ भी होगा, ये भी क्या होगा आपको पता है, ये भी 65 होगा, इधर 25 होगा। अब इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, इधर 65 इधर 65, ये 25 है तो यहाँ भी इसमें 25 होगा, आयत का ही सब नियम है। ये 25 ये 25, तो टोटल 50 हो गया। ये एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर आप 25 25 50 घटा देंगे तो ये जो एंगल है यहाँ पे मैं ये एंगल बना, ये कितना डिग्री बनेगा बताइए जरा, दिमाग लगा के 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 डिग्री का बनेगा। जबकि हमसे पूछा क्या, न्यून कोण पूछा है, तो ये न्यून कोण थोड़े ना, ये 90 से ज़्यादा अधिक कोण है, तो ये वाला नहीं पूछा हमको, यहाँ वाला पूछा है, ये छोटका वाला। तो उसी तरह 65 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 60 रहता तो 120 होता, तो 130 हो गया। तो 130 को आप क्या कीजिए, गौर से सुनिएगा, 130 को ये पूरा तीनों का जोड़ 180 होता है, ये दोनों मिलके 130 हो गया, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। तो आंसर कहाँ टिक मारिएगा, 50 डिग्री पे।
कोई प्रॉब्लम आया? नहीं ना आया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है ताकि आपको समझ में ना आएगा तो फिर आप ना बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज PQRS। चतुर्भुज, तो 4 डंडा का एक फोटो बना लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज PQRS। नंबर लाइन से ही नाम डाला जाता है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है। यदि ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे आप मिलाइएगा ना बीच बिंदु को, तो ये एक आयत हो जाएगा। आयत यानी यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कब हो जाएगा, तो कब आयत होगा? इसका कंडीशन है कि PQRS एक आयत है, मतलब ये आयत होगा। फिर कह रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज होगा तब ये अंदर वाला आयत बनेगा। PQRS के विकर्ण परस्पर लंब हो, हाँ अब आया मजा। कह रहा PQRS के विकर्ण लंब होना चाहिए, आंसर ये होगा। बात समझ में आया? PQRS के जो विकर्ण होगा वो परस्पर क्या होगा? लंब गिरना चाहिए। अब कहिएगा लंब गिरेगा तो लंब किस में गिरता है? तो आप सुनिए, सम चतुर्भुज में गिरता है। सम चतुर्भुज में क्या होता है? चारों डंडा बराबर होता है, इधर वाला डंडा बराबर, ये डंडा बराबर, ये डंडा, चारों डंडा बराबर होता है। उस समय ये जो लंब हो, ये जो मतलब विकर्ण होता है वो 90 डिग्री यहाँ बनाता है। तो उसी समय ये कंडीशन लगता है कि ये जो अंदर में बनता है वो क्या होता है? एक आयत बनता है। बात समझ में आया? चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होगा। तो आपको याद रख लेना है कि विकर्ण जब 90 डिग्री पर गिर रहा हो, अंदर में कोई भी पिक्चर हो जिसका 90 डिग्री में विकर्ण गिर रहा हो, वहीं पे होगा। उसके अलावा नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ये डायरेक्ट याद रखना होगा ये सब पॉइंट। और ये सब NCERT और SCERT का आपको पता होना चाहिए। जो भी लोग जान रहे हैं कि NCERT से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण SCERT है एग्जाम में, जी हाँ, जो लोग को लगता है कि NCERT महत्वपूर्ण है सिर्फ, तो वो गलत व्यू में है। ऐसा नहीं है, NCERT से ज़्यादा SCERT महत्व रखता है और एग्जाम डिट्टो सेम मिलता है। और हम जो अभी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं इसमें सिर्फ NCERT SCERT का ही क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर। तो इसको थोड़ा सा वैल्यू में लेना है, वैल्यू में, हल्के में नहीं लेना है। ये सब याद कर लेना है, एकदम सेम क्वेश्चन है NCERT SCERT का। चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बने चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। आप देखिए सेम फोटो आ गया। अब ये कह रहा है अंदर में सम चतुर्भुज होगा, तो इसका मतलब ये PQR क्या होगा? इस सम चतुर्भुज होगा, नहीं इसका सारे डंडा ऐसे बराबर होगा, सारे डंडा बराबर होगा, पैरेलल तो होगा ही होगा। अब बताइए तब ये इस फोटो का क्या लॉजिक है? ये कौन सा फोटो होगा? तो एक कंडीशन में होगा जब PQRS के विकर्ण बराबर हो। इसका जो ये विकर्ण है ना, ये बराबर हो, ये विकर्ण बराबर होगा, तब जाके क्या होगा कि अंदर में जो ये जो फोटो बनेगा वो क्या होगा? एक सम चतुर्भुज होगा, यानी चारों डंडा उसका बराबर होगा। सम चतुर्भुज का यही लॉजिक है कि चारों डंडा बराबर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसमें कोई दूसरा ध्येय और दिमाग नहीं लगाना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ABCD का इसी क्रम में लेने पर अनुपात इतना इतना, तो ABCD एक क्या है? ये आपसे पूछ रहा है कि ये है, इसके क्या है? कोण है, कोण है, चारों कोण आपको दिया है, तो कह रहा क्या है? तो चारों कोण अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग आएगा। बात समझ में आया? तो सबका वैल्यू कब अलग आता है? सम चतुर्भुज में तो आता नहीं है, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं आता है, पतंग में भी नहीं आता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है इनमें सारे कोण अलग अलग होते हैं। मैं दिखाता हूँ फोटो। देखिए ये इसके पैरेलल हो गया तो जी सर हो गया। अब देखिए ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है और ये कुछ और एंगल है, चारों एंगल बदल गया। तो इस समलंब में ही संभव है। अब कहिएगा सर काइट में भी हो सकता है, तो काइट में नहीं होता, क्योंकि काइट में ये दोनों भुजा और नीचे वाला भुजा बराबर होता है। तो ये एंगल जो होता है ना इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है काइट में। तो काइट में संभव नहीं है, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं, सम चतुर्भुज में भी नहीं। सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसे हल्का सा झुका हुआ होता है, चारों डंडा क्या होता है? बराबर होता है, ये चारों बराबर होता है। तो इसमें कोण आमने सामने बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ऐसे लंबा होता है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये सम चतुर्भुज हो गया। चारों बराबर, इसमें आमने सामने बराबर होता है सिर्फ, और इसमें भी आमने इधर इधर का कोण बराबर होता है, काइट में भी इधर उधर का बराबर होता है। तो ये तीन कैंसिल, इसमें ही अलग अलग होता है, तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा।
क्लियर है। करा यदि चतुर्भुज ABCD में A और B के समद्विभाजक परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, B और C के समद्विभाजक Q पर और Q और R पर तथा D और A के S पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो PQRS क्या है? कंडीशन पूछ रहा है आपसे कि कोई एक पिक्चर आप लीजिए, कहा कि आप एक पिक्चर कोई चतुर्भुज बना लीजिए। मैंने एक ऐसा करके चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दीजिए आप ABCD, ठीक है। कह रहा A और B के समद्विभाजक परस्पर P पर, इन दोनों के समद्विभाजक यहाँ मिला, इसको P बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे कह रहा है किसका P पर प्रतिच्छेद करते हैं, B और C का समद्विभाजक Q पर, ऐसा संभव हो सकता है। इसका समद्विभाजक मान लेते हैं यहाँ पे आया Q पर, मतलब एक ही जगह हमसे बन गया लेकिन अलग थोड़ा हो सकता था। अच्छा अगला में अलग बनाते हैं, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया, अलग आ गया थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। और फिर इसका समद्विभाजक, मतलब इस टाइप के जब अलग अलग मिलेगा ना, तो कह रहा है तब उस समय प्रतिच्छेद करते हैं, तो PQRS ये जो अंदर में बनेगा इमेज, मतलब इसमें कैसे बनेगा आपको पता है, ये आगे जाता, ये थोड़ा इधर आता, तब ये ऐसे करके ऐसे एक मतलब इमेज बनता, मतलब ऐसे एक बनता, ठीक है। ये यहाँ जाता, ये यहाँ आता, ये यहाँ आता, यहाँ आता, ऐसे करके कुछ मतलब बनेगा। तब कह रहा है कि ये जो अंदर में बना है PQRS एक क्या बनेगा, आयत बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो क्या कहेंगे उसको पता है, चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण संपूरक होगा। सम्मुख कोण संपूरक आप समझते हैं क्या होता है? संपूरक 180 डिग्री, मतलब सामने सामने 180 डिग्री बनेगा। जिसके सम्मुख कोण संपूरक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यदि APB और CQD दो समांतर रेखाएं हैं, इतना और इतना दो समांतर रेखाएं हैं, कोई चीज़ कॉमन है दोनों में? नहीं है। दो कोनों APQ, BPQ, CQP और PQD के समद्विभाजक बनाते हैं। पहले इसका फोटो बनाता हूँ, इसका फोटो बनाना पड़ेगा। जैसे एक सपोज कीजिए 6 नंबर के लिए एक ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ P, यहाँ A कर देता हूँ, यहाँ B कर देता हूँ, ठीक है। नीचे फिर एक बना लेता हूँ इसी तरह C, यहाँ Q और यहाँ D बना लेता हूँ। APQ मतलब इसको मिला देता हूँ, ये जो एंगल है। फिर करा BPQ ये एंगल है। फिर करा CQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करा। इनके समद्विभाजक क्या बनाएंगे? तो इसके एकदम बीच से जाएगा, इसके एकदम बीच से आएगा, यहाँ सट जाएगा, इसके बीच से जाएगा और इसके बीच से जाएगा, यहाँ सट जाएगा। ये जो बीच में बना, ये क्या बना? तो आपको पता है यह एक आयत बनेगा। ऐसा जब भी होता है आयत बनेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों मिलके 180 डिग्री होता है। ये गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा और 180 का ये आधा, सॉरी हाँ सही है, तो 180 ये दोनों मिलके 180 बनाते हैं और इसका ये आधा है, मतलब ये दोनों 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह ये दोनों पूरा जोड़ 180 होगा, 180 का ये अंदर वाला आधा और इधर का आधा, तो ये दोनों मिलकर 90 बन जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। बात समझ में आया? एक आयत बनेगा। अब कहिएगा एक वर्ग भी बन सकता है, 90 होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वर्ग आयत के ही अंतर्गत आता है। जिस आयत का चारों भुजा बराबर हो जाए वो वर्ग हो जाता है। इसीलिए वर्ग ना मार के आप आयत मारिएगा, क्योंकि ये जरूरत नहीं हमेशा कि चारों डंडा इसका बराबर हो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा टिल्ड कर दूँ,
मतलब मैंने सामने लिया था तब वर्ग जैसा बना ना। अगर मैं मान लो ये डंडा कहा तो नहीं है कि सामने लेना है, अगर मैं थोड़ा सा इधर ले लेता, सपोज कीजिए यहाँ P है, अब मैं यहाँ Q ले लेता, फिर भी तो कंडीशन लगता। यहाँ इसका मध्य बिंदु जाता, इसका मध्य बिंदु आके यहाँ मिलता, इसका मध्य बिंदु यहाँ जाता, इसका मध्य बिंदु आके यहाँ मिलता। देखिए क्या बना इस बार, नहीं देख के लग रहा है आपको कि हाँ एक आयत बना। यही बात कह रहे थे, और यही सब एकदम सामने आ जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट ले लीजिएगा, शॉर्टेस्ट दूरी कह देगा तो वो वर्ग हो जाता है। क्लियर है? 7 नंबर पे। ये सब क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आए तो बच्चा न पढ़े रहे पहले से तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। कह रहा है डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो एक फोटो बना ही लेते हैं ना, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ ए डाल देता हूँ, बी और सी, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु पहले मिला देते हैं। तो इसका है मध्य बिंदु, इसका डी कह दीजिए और इसका ई कह दीजिए। आगे कह रहा है तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, बी सी पर ओ कोई बिंदु है, ओ को ए से मिलाया जाता है, ओ को ए से मिलाया जाता है। पी और क्यू क्रमशः ओ बी और ओ सी के मध्य बिंदु है, ओ बी और ओ सी का मध्य बिंदु पी और क्यू है। तो डी ई क्यू पी, डी ई क्यू पी, ये डंडा एक क्या बनेगा। अब पहले मेरी बात सुनिए, सारा बात छोड़िए बाद में। ये मध्य बिंदु था ना, तो ये जो डंडा है इसके ये पैरेलल हो जाएगा। ये कंडीशन हम लोग ऊपर पढ़े थे, जखनी थ्योरी पढ़े थे उस समय। ये पैरेलल हो गया तो ये हमेशा क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ज़्यादा सोचने का जरूरत है ही नहीं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति केवल एक वर्ग है। अब फिर से सुनिए, अब यहाँ कंडीशन एक बार फिर आ गया। ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से पर क्या एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग कब बनता है, तो इसका कंडीशन सीधा है कि ए बी सी डी के विकर्ण बराबर और परस्पर लंब होंगे। बराबर भी होगा और लंब होगा, उसी समय वर्ग बनेगा। सिर्फ लंब होगा तो आयत बनता है, सिर्फ लंब होगा मतलब 90 डिग्री होगा तो आयत बनेगा, लेकिन विकर्ण बराबर भी हो जाएगा, उस समय क्या हो जाता है, विकर्ण जिस समय, गौर से सुनिए, विकर्ण बराबर होता है उस समय समचतुर्भुज बनता है। विकर्ण परस्पर लंब हो तो आयत बनता है, लेकिन दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो वर्ग बनेगा। ध्यान रखिएगा। 9 में आइए। एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव बात पूछ रहा है। सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये सही है। सम्मुख कोण बराबर होती है, ये भी सही है। सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं, ये गलत है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये सही है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। सेम फोटो ले लेते हैं, यही तो फोटो है। मैं इस तरफ क्वेश्चन कर दूं, देखिए सेम फोटो काम कर जाएगा इसमें भी। ये डंडा भी मत देखिएगा, ये डंडा तो मैच कर रहा है ना सेम। डी और ई क्रमशः ए बी सी भुजा मध्य बिंदु है। डीई को एफ तक बढ़ाया जाता है, डीई को एफ तक बढ़ाया जाता है। सपोज कीजिए ये बिंदु एफ है। यह सिद्ध करने के लिए कि सी एफ रेखाखंड डी ए के बराबर और समांतर है। सी एफ रेखाखंड, सी एफ, यह सिद्ध करने के लिए कि सी एफ रेखाखंड डी ए, अच्छा ये डी ए, अच्छा ये इसके समांतर भी होता है और ये बराबर भी होता है। बराबर, यह अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है। एक और सूचना आपको चाहिए, क्या सूचना चाहिए होगा, ये इसको सिद्ध करना है। मैं इस फोटो को दोबारा बनाता हूँ क्योंकि इसमें आप हो रहे हैं कंफ्यूज। पहले वाला फोटो है ना, तो इसमें कई चीज़ है। अब देखिए, इसको ऐसे बढ़ाया गया एफ तक, एफ तक बढ़ाया गया। यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल और बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा, तो हमको 3 चीज़ चाहिए होगा। बात समझ में आपको आ रही है?
अगर इसको प्रूफ करना हो तो एक चीज़ क्या चाहिए जानते हैं, हमको ये डंडा इसके बराबर चाहिए होगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगर ये हमको मिल जाए ना तो ये दोनों हमारा सर्वांगसम हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये डंडा बराबर होगा तब ये, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये कोण इसके बराबर कर देंगे और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाता है। एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उसके बाद हम कह देंगे कि ये इसके पैरेलल और बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये कोण ई कोण के बराबर होगा तो ये अपने आप पैरेलल डंडा हो जाएगा और बराबर तो हो ही जाएगा क्योंकि सर्वांगसम हो गया है दोनों। तो एक कंडीशन और क्या चाहिए था, हमको चाहिए था DE बराबर EF, ये दोनों डंडा बराबर चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 9th क्लास का त्रिभुज चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए एक और चैप्टर है इसके बाद, आइए उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समझ में आया? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल अच्छा चैप्टर है, समझिए, जवाब दीजिए। पढ़ें और जवाब दे जरा, 1 मिनट मुझे लगेगा। बस हो गया। सेम बैच लाइव भी चलता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, बस मैं ठीक कर लिया। आइए समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये दोनों ना कुछ लिंक होते हैं, मतलब कुछ जुड़ेंगे आपस में, इसीलिए ऐसा कह रहा है। यहाँ देखिए, किसी बंद समतल आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति के अंदर के क्षेत्र का माप होता है। जैसे इसके ये बंद हो गया तो इसके अंदर का क्षेत्रफल हो गया, माप है। छायांकित भाग के क्षेत्र निरूपित करते हैं जिनके क्षेत्रफल सरल ज्यामितीय परिणामों का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे आकृति के क्षेत्रफलों को मापने के लिए एक वर्ग इकाई या मात्रक माना इकाई है। यदि, गौर से सुनिएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, तब एरिया भी दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वांगसम मतलब एरिया बराबर होगा ही होगा। कह रहा है समतल आकृति ABCD, यहाँ जो फोटो दिया गया है मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, ABCD आकृति कुल क्षेत्रफल R दोनों त्रिभुजाकार क्षेत्र R1 R2 के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल जानना है तो इसका और इसका दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दिया तो पूरा का निकल जाएगा। वही बात कर रहा है, दोनों का एरिया जोड़ दिया गया है। यहाँ कुछ और है कि दो सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो का चीज़ का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम होगा, इसका क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन दो सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर होगा ही होगा। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है। ये तो हम लोग थोड़ा देर पहले वाला चैप्टर में भी देखे हैं। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, अब ये क्या लाइन लिख दिया, ये लाइन लिखने का मतलब है दो समांतर रेखा हो गया, एक आधार बना लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। अब देखिए गौर से, यहाँ से बनाता हूँ मैं एक त्रिभुज बना लिया और यहाँ से एक इसके तिरछा इतना खींच देता हूँ ऐसे, तो ये जो बना यहाँ से यहाँ तक ये क्या बना, तो कहिएगा एक समांतर चतुर्भुज है। और इसी बेस पर ये बना क्या है, एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस पूरे का आधा होता है। बात समझ में आया। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, अच्छा सॉरी, ये दोनों अथी का ही बात कर रहा है। मैं इधर बनाता हूँ, एक इधर तिरछा करता हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। ये बेस हो गया और यहाँ से एक इधर चतुर्भुज बना, ये वाला यहाँ P लिख देता हूँ। तो एक यहाँ से आया और P से नीचे आ गया, एक चतुर्भुज बना। सेम बेस पर एक यहाँ P से होके यहाँ से आके ऐसे नीचे आ गया, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर ये बेस बराबर है दोनों के लिए, एक इधर बना और एक इधर बना, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। पहला कंडीशन ये कह रहा है। एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत क्षेत्रफल में बराबर होता है। ये क्या है भाई, आइए समझाते हैं। ये दो समांतर रेखा है, एक बेस आधार लिए और यहाँ से सीधा ऐसे जाइए और ऐसे आइए, एक आयत बन गया। तो जी सर,
और एक ऐसे तिरछा यहाँ जाइए और उतना ही तिरछा से यहाँ आइए। तो इसी आधार पर ये जो फोटो बना अभी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? तो कहिएगा सर ये एक समांतर चतुर्भुज है। और हम कहेंगे अभी जो मेरा पेन घूम रहा है ये क्या है? तो कहिएगा सर ये एक आयत है। तो जानते हैं इस आयत और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यही कंडीशन कह रहा है। आगे कह रहा है पॉइंट कि समान आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये बात तो मैंने अभी बोला ही। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है। सेम कंडीशन त्रिभुज पर भी लागू होता है। सपोज कीजिए कि ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ से आधार सेम कीजिए, एक त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए और एक त्रिभुज इधर से ऐसे बना लीजिए। तो ये जो त्रिभुज बना ये दोनों का क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। आपको कहिएगा सर हम ऐसे और तिरछा अगर बना लेंगे यहाँ से तो इसका क्षेत्रफल तो इसका भी बराबर होगा। आपको कहिएगा सर इसको हम बड़ा करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना लेते, ये जो पतला रेखा बन रहा है ये इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा इसके। मतलब कंडीशन क्या है? एक ही दो समांतर रेखा होना चाहिए और बेस समान होना चाहिए, तो क्षेत्रफल हमेशा बराबर काटेगा। समान आधार हो और समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के संगत शीर्षलंब समान होते हैं। अब ये क्या है? स्टार लगा दीजिए आप इसमें। समान आधार और समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के संगत शीर्षलंब समान होते हैं। यानी कि दो पैरेलल मानिए, ये आधार रहा, सॉरी यहाँ मान लेते हैं वो, ये नहीं मानिए क्योंकि आगे बढ़ गया है। ये एक त्रिभुज बना, ठीक है। आधार यहाँ सेम रखते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ से यहाँ। इसका शीर्षलंब यहाँ गिरेगा 90 डिग्री, इसका शीर्षलंब यहाँ गिरेगा 90 डिग्री। जानते हैं ये दोनों बराबर होगा डंडा। यही बात ये पॉइंट में कह रहा है। आया जनाबे अली कुछ समझ में? मजा आ रहा है? कहाँ ना एक एक बात समझा देंगे, फाड़ के आइएगा एग्जाम। बस इस सीरीज को कोई सीरियस ले उस सारे लोगों को। एक्सपीरियंस ऐसी नहीं रखे हैं, बहुत दिन से पढ़ाते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज के बने आयत समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये तो मैं शुरू में ही समझा दिया था यहाँ पे बनाकर। कहीं भी ले लीजिए ना, फिर से एक बार बना देते, क्या दिक्कत है? लीजिए दो समांतर बन गया रेखा, इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, बन गया। और इसी आधार पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ। देखिए यहाँ गया और यहाँ आया, ये एक त्रिभुज बना इसी आधार पर, और इसी पर एक समांतर चतुर्भुज बना। तो ये समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज का आधा होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही लाइन ये कह रहा है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। वही बात है। अब यहाँ पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या टाइप का रहता है। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने, एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में। पहला ही सही होगा। माध्यिका मध्य बिंदु पर जाता है और दो बराबर क्षेत्रफल वाले बांट देता है। माध्यिका क्या होता है? जैसे इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में जैसे EOA है, अगर ये माध्यिका होगा यानी ये डंडा बराबर काटेगा, यहाँ से यहाँ ये डंडा और ये डंडा बराबर होगा, तो इधर का जो क्षेत्रफल होगा ना, इधर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। निम्नलिखित आकृतियों में से जिसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। इस समय तो ऐसा है नहीं, इसमें भी नहीं है ऐसा। वो तो देखिए कि दिख जाएगा 4 नंबर इसमें दिख रहा है ना। समान आधार पे एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। अगर उधर से लेते हैं तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से देखिए इस पर ये नहीं बना, एक यहाँ गया और फिर एक यहाँ गया। 4 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो जी सर बहुत अच्छा से क्लियर है। क्लियर क्या? बहुत अच्छा सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले एक आयत की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर से प्राप्त आकृति है। 8 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले एक आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आकृति है। तो बनाते हैं ना, एक आयत बनाते हैं। 8 सेमी ये और 6 सेमी ये, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। आसन्न भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति ये मिला दीजिए ऐसे। अगर मैं इधर भी मिला देता, सपोज मिला दिया। हमसे ए से पूछ रहा है, ये एक पार्ट का पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, पूरा डंडा कितना है?
तो कहिएगा 8, और फोटो है आयत, तो ये 90 डिग्री यहाँ होगा। मैं इधर बनाता हूँ, इधर वाला में सब तो फोटो बराबर बनेगा। ये 90 डिग्री होगा, पूरा 8 है तो ये 4 होगा, पूरा 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 है ये 6, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 बेस गुने हाइट, 2 बार में 3 दूनी 6 आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं, इसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, मतलब समान हर जगह आएगा, इसका 6 इसका 6। क्लियर है? एक का मैंने निकाला ना, सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, ये 4 ये 3, तो 1/2 बेस गुने हाइट किया तो 4 गुने 3 कर दिया, तो 2 बार में कटा तो 3 दूनी 6, इसका 6 आया तो इसका 6 इसका 6 इसका 6, तो चारों तरफ 6 चौका 24 आ गया। बात समझे? और बीच में कितना होगा कैसे जानेंगे? पूरा का पहले जानिए। तो पूरा का जानने के लिए लेंथ गुने ब्रेथ किया, 8 6 48, पूरा में से ये चारों तरफ हटा ली तब बीच वाला का निकल जाएगा, यही पूछा है, तो 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत प्राप्त होगा। अब यहाँ ये भी पूछ दिया आपको कि अंदर आयत बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह का रहा है, पहले तो 25 वाला को काट दीजिए, 24 वाला सही होगा, और इधर भी 24 का ही है, देखिए इधर भी 24 का ही दिया हुआ है। 24 सेमी क्षेत्रफल का एक समलंब होगा, समलंब कभी नहीं होता है। क्षेत्रफल का एक चतुर्भुज होगा, अच्छा सम चतुर्भुज होगा या एक आयत होगा, यहाँ पे क्वेश्चन गिर रहा है, तो ये होगा सम चतुर्भुज। ठीक है, अंदर में आयत के अंदर में जो बनता है वो सम चतुर्भुज बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि आयत के अंदर आयत नहीं बन सकता। आप क्यों नहीं आयत बनेगा, इसका लॉजिक ये है कि ये 90 डिग्री तो है नहीं। बात समझ में आ रहा है? और जब 90 डिग्री है ही नहीं तो फिर कैसे बनेगा, आप खुद सोच के देखिए, यानी सम चतुर्भुज बनेगा। 4 नंबर की पिक्चर आपके सामने है कि आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेस गुना हाइट, AB गुना DL कहीं है, AB गुना BM नहीं, AB गुना, ये दोनों में से कोई होना चाहिए। AB गुना या तो DL कहिए या तो NB कहिए, है नहीं। अच्छा इस पर कहेंगे DA, AD गुना DL, फिर DL, तो ये भी संभव नहीं है, ये गलत हो गया, पहला भी गलत था। DC, तो ये DC हुआ, DC गुना BN कह सकते हैं आप, चाहे DL, BC गुना, सॉरी नीचे वाला देख रहे थे, तो DC गुना DL ये सही हो गया, DC गुना DL ये हाइट हुआ और ये बेस हुआ, तो ये सही हो गया। मतलब इधर का बेस और इधर का हाइट नहीं ले सकते, इधर का बेस तो इधर का ही हाइट, तो 2 हाइट बनाया गया है, इधर का बेस तो 2 हाइट इधर से भी बनाया गया, लेकिन इस तरफ से एक ही हाइट बनाया गया है, तो ये नहीं ले सकते, इधर के बेस के लिए इधर वाला हाइट होगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है आकृति में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत ABEM समान क्षेत्रफल के हैं, तो इस फोटो में कह रहा है, एक ये फोटो है आयत है और ये एक है बेस, दोनों का देखिए बेस दोनों का समान है, तो कंडीशन क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो परिमाप की यदि हम बात करेंगे तो परिमाप के लिए क्या लॉजिक लगेगा, क्षेत्रफल तो कह दिया बराबर, ये 3 होगा। ABCD जो है ना, ABCD का जो परिमाप होगा वो ABEM का परिमाप से बड़ा होगा। इसका जो है ये तिरछा वाला का ये सीधा वाला से अति होगा, परिमाप ज़्यादा होगा, जितना तिरछा होगा उतना परिमाप बढ़ जाता है। बात समझ में आता है? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष की चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। अब फोटो बनाएंगे ना तभी क्लियर हो पाएगा, मतलब पिक्चर के बिना नहीं बन पाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज ले लिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर, मतलब इसको एक चौथा बिंदु लिए और ऐसे करके एक आपने फोटो बनाया, ये बन गया। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का क्या होगा से आपसे पूछ रहा है, तो आप कॉमन सेंस लगे ना, ऐसे अगर करता मैं तो 1 2 3 4 क्षेत्रफल होता, तो 2 पार्ट, तो पूरे का क्या होगा, आधा होगा। थोड़ा बैकग्राउंड से हल्का सरसराहट की आवाज़ जाएगी, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बस 2 3 क्वेश्चन ही बचा है।
पास में एक गाड़ी आकर लगा पड़ा है ना, वो अभी स्टार्ट करके रखे हैं इसीलिए। तो इसका जो क्षेत्रफल मैं बता रहा था, क्षेत्रफल आधा होगा। जैसे ये पूरा का क्षेत्रफल का ये आधा होगा, क्योंकि 2 भाग यहाँ पे आ रहा है इस चतुर्भुज के अंतर्गत, और ये 2 भाग अलग है। तो 4 क्षेत्रफल होता है, तो 2 क्षेत्रफल ये ले रहा है, इसलिए आधा क्षेत्रफल होगा। 7 नंबर क्वेश्चन उसी तरह कह रहा है कि 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:1, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कट के 1:1 बन जाएगा। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है, तब ABCD, फिर से सुनिए, ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करते हैं, तब ABCD क्या होगा? जानते हैं, आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। यानी कि इसका आंसर ये कैसे लिख रहा है? ये सभी हो सकता है। यहाँ लिख रहा है कि इसमें से कोई आवश्यक नहीं, कोई भी आवश्यक हो सकता है, कोई भी होना आवश्यक। नकारात्मक क्यों जोड़ दिया यहाँ? क्या कहा आपको? मैं फोटो बना के दिखाऊं? ABC एक चतुर्भुज है, कोई सा भी आपने चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज बना लिया, इसका विकर्ण कह रहा है 2 बराबर एरिया में काट रहा है। मैं थोड़ा गलती बना दिया, लेकिन बराबर एरिया में काट रहा है, 2 भाग करता है, तब ABCD क्या? एक आयत। हाँ, आयत में होता है 90 डिग्री वाला जखनी फोटो बनता है 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर काटता है। अच्छा, समचतुर्भुज होता है, उसमें ऐसे तिरछा होता है, तो इसमें भी ऐसे ना बराबर एरिया होता है, तो ये दोनों हो गया सही, मतलब समांतर चतुर्भुज था। समचतुर्भुज में क्या होता है? बस चारों डंडा ही तो बराबर होता है, तो इसमें भी एरिया बराबर होता है, तीनों सही हो सकता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था ABC इनमें से कोई भी होना आवश्यक, कोई एक से भी काम चल जाएगा, ये कहना चाह रहे, आवश्यक होना चाहिए। क्लियर है? तो 4 आंसर इसका देंगे, मैं समझा दे, उस पर विश्वास रखिएगा। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? त्रिभुज का पहले पूछा है, तो त्रिभुज का 1 होगा और समांतर चतुर्भुज का 2 होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, डबल होता है उसका, बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसकी समांतर भुजा ABA है, नीचे दे दिया और ये ऊपर B दे दिया। ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं कि मध्य बिंदु है, तो कर एरिया ABFE मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं, आइए समझने का कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आपके सामने दिया गया है, मुझे इस पे बनाना पड़ेगा ये पिक्चर। चाहे इसी में मैं कर दे रहा हूँ, एक कोना किसी को ऐसे मिला दीजिए, आप मिला दिए। अब समझिएगा ज़रा, अगर ये है तो ये हो जाएगा A/2, बात समझ में आया? क्योंकि ये डंडा इसके पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं, सपोज कीजिए हम M मान ले रहे हैं। अब मैं बोलूँगा, वो बताइएगा ज़रा। यहाँ ये B है, यहाँ M है, तो अगर हम EM बोलेंगे कितना होगा? EM, तो आप कहेगा सर बहुत आसान है। EM बराबर आप लिखेंगे 1/2 B, इसका ये आधा होता है क्योंकि ये पैरेलल है इन दोनों। उसी तरह इस तरफ से जब आप देखेंगे, मैं पूछूंगा MF क्या होगा, तो आप कहेगा सर 1/2 A हो जाएगा, इसका ये आधा हो जाएगा, जैसे इसका ये B/2 हो जाएगा। हम कहेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, EM प्लस MF, तो 1/2 A प्लस B हो गया ना। ये पूरा क्या हो गया? इन दोनों का जोड़ का आधा हो गया। अच्छा, अब आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका, जिसका अनुपात का है उसका अनुपात करते हैं। पहले कहा है ABFE मतलब कहाँ है? ABFE, इसका निकालते हैं, तो क्या कहेंगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक तो A है, दूसरा अभी हम इसका लंबाई निकाले हैं A प्लस B/2, और हाइट का अगर बात करें हम H मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका H है तो इधर भी H होगा,
क्योंकि मध्य बिंदु है तो हाइट बराबर लेकर चलिएगा दोनों का, ठीक है। मध्य बिंदु है तो हाइट बराबर हो जाएगा। अब उसका ले लेते हैं इस तरफ वाला का, तो 1/2 तो रहेगा, इधर हो जाएगा b और प्लस a+b/2, और हाइट तो सेम ही लेंगे। अब ऐसा क्यों मैंने लिया यहाँ पे b और ये, क्योंकि ये डंडा तो सेम ही है दोनों में, तो ये इसीलिए दोनों में सेम लिखा। अब 1/2 से 1/2 काट दीजिए आप, h से h काट दीजिए। अब ऊपर में एलसीएम लीजिए 1 में करके, ऊपर 2 आ जाएगा। उसी तरह नीचे एलसीएम में भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b और प्लस a+b, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2a और प्लस a+b। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मेन ये 2 से 2 गया, ऊपर में आ गया 3a+b या नीचे आ गया 3b+a। कहाँ है ऑप्शन 3a+b और 3a+3b, यही ना हुआ नीचे, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, पसंद है ये वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर विर्त लेकर चलेंगे, देख सकते हैं 10वां लेसन विर्त है। विर्त के बाद रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ है चैप्टर, फिर हीरोज फार्मूला है। तो ये सारी चीज़ आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ढेर सारे चैप्टर है, अभी प्रायिकता वगैरह भी है। उसके बाद क्लास 10 से स्टार्ट होगा, मतलब 2-3 क्लास और है, ज़्यादा नहीं बचा है। 9th क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।